हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों मेरा फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरी आ रही थी कि सर जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका एक वीडियो लेकर के आओ, जिसके माध्यम से हमें पता चल सके कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह के पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को उस तरह से कर पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का आपका पेपर होगा, इसमें आपको 2 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। इसमें दोस्तों आपके 4 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन होगा ये आपका जीके जीएस का होगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड सेक्शन आपका जो होगा ये रीजनिंग का होगा। थर्ड सेक्शन आपके मैथ का होगा और फोर्थ सेक्शन जो है ये आपके हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक रहेगा इलेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली दोस्तों आज की इस पेपर में हम देखने वाले हैं कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का जो पेपर होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही दोस्तों हम देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहे वो किस तरह का रहेगा। दोस्तों ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गए हों, यानी उसको इसमें नहीं आ पाए हों, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं इसी वजह से सभी स्टूडेंट को इसके माध्यम से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के पेपर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के जितने भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन के ऊपर की जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी जो सेक्शन 1 है, ये आपके जीके जीएस का सेक्शन है। और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का व्यापार केंद्र था, यानी विच वन अमंग दी फॉलोइंग वाज दी हड़प्पा ट्रेडिंग स्टेशन। यानी आप समझ सकते हो कि हड़प्पा का ऐसा कौन सा साइट था जहाँ पे कि ट्रेड होते थे, ट्रेड यानी कि व्यापार। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सुक्ता डोर, दूसरा है आपका कालीबंगन, तीसरा है आपका लोथल और चौथा है आपका रोपड़। तो दोस्तों इसके सही सही जवाब क्या हो जाएगा आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर आप अपने कॉपी पर नोट डाउन करते रहोगे सही आंसर को, और लास्ट में आप स्कोर बताओगे अपना कमेंट सेक्शन में कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। यानी लोथल जो था उस टाइम, यानी हड़प्पा साइट का जो है ये उस टाइम का व्यापार का केंद्र था। लोथल एक और चीज़ के लिए फेमस था, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट, ठीक है, पोर्ट ध्यान रखिएगा कि जो पोर्ट था ना, पोर्ट स्पेशली यहाँ पे ही लोकेटेड था। यानी हड़प्पा साइट का जो कह सकते हैं कि जहाँ पे जहाज़ यानी पानी वाले जो जहाज़ लगते थे, पोर्ट था, ये लोथल ही था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। एक और चीज़ बता दूं लोथल के बारे में कि लोथल किस नदी पे लोकेटेड है, ये भी आता है। तो लोथल जो है ये भोगवा नदी पे स्थित है। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि लोथल की खोज किसने की थी। लोथल जो है खोज किसने की थी। हड़प्पा की बात करें कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो ये दयाराम साहनी ने की थी। ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो आपके 1921 में की थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1921 में की थी। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये किसके लिए फेमस था, तो ये व्यापार केंद्र के लिए फेमस था, और साथ ही यहाँ पे पोर्ट था। ठीक है, पोर्ट था, पोर्ट यानी कि जो यहाँ पे जहाज वगैरह लगते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक के परिवर्तन को दर्ज किया। यानी इसमें से कौन सा ऐसा लेख है, ठीक है, रॉक एडिट जो लिखे थे अशोक ने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए किंग अशोका आफ्टर द कलिंग वार। मीन्स कि इनमें से कौन सा ऐसा लेख था जिसके बाद उस पर लिखा गया है कि अशोक इस युद्ध के बाद चेंज हो गया था, यानी कलिंग युद्ध के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों आपके जो ऑप्शन है आप देख सकते हो कि ऑप्शन 1 है आपका, यानी ए है रॉक एडिक्ट, ऑप्शन बी है आपका रॉक एडिट 6, तो ऑप्शन सी है आपका रॉक एडिट 4, और ऑप्शन डी है रॉक एडिट 2। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि जो कलिंग का युद्ध था ये कब हुआ था, तो 261 बीसी में। ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 बीसी में हुआ था। अब बात कर ले कि किस रॉक एडिक्ट में इसके बारे में बताया गया है कि कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है कि अशोक ने इस युद्ध को लड़ा था। तो दोस्तों ये आपका रॉक एडिट जो है 13, ध्यान रखिएगा, रॉक एडिट 13 जो था इसमें इस युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रेड क्रॉस का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ रेड क्रॉस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है लंदन और ऑप्शन डी है पेरिस। तो यानी जो रेड क्रॉस संस्था है इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि जो रेड क्रॉस है इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है जिनेवा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो यूएनओ है
यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सबसे पहले दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी ये 24 अक्टूबर को हुई थी 1945 में, 1945 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि यूएनओ का जो अभी वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है, ठीक है। हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ तो हेडक्वार्टर दोस्तों इसका लोकेटेड है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप है एक, वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि अभी वर्तमान में यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देश में मगरमच्छ बैंक जो है वो कहाँ पे स्थित है, यानी द क्रोकोडाइल बैंक ऑफ द कंट्री इज़ लोकेटेड, यानी जो एक बैंक है क्रोकोडाइल बैंक जिसको कि हम मगरमच्छ बैंक कहते हैं, मगरमच्छ बैंक कहते हैं, वो कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम या फिर ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो मगरमच्छ बैंक, ये एक बैंक है। जिस तरह से आपके एसबीआई हैं, पीएनबी है, तो इसी तरह से ये आपका मगरमच्छ बैंक भी है। और इसकी जो संस्थान है ये आपकी स्थित है इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये आपके मद्रास में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यानी जो मगरमच्छ बैंक है ये, इसका जो संस्था है ये आपके मद्रास में लोकेटेड है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल यानी कुछ अलग हट के प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बात करें अगर दोस्तों हम कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की जो स्थापना है ये कब की गई थी, ठीक है। और इसी के साथ में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फ़िलहाल में आरबीआई जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब की गई थी। और साथ ही साथ आरबीआई के वर्तमान में जो हेड हैं वो कौन है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में जो आरबीआई है इसके हेड जो है ये आपके शक्तिकांत दास हैं, ध्यान रखिएगा। शक्तिकांत जो हैं दास जो हैं इसके वर्तमान में हेड है, ठीक है। किसके? आपके आरबीआई के। स्थापना की बात करें तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1935 को, ध्यान रखिएगा, 1935 में। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि विद्युत का जनक यानी फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों ये फिजिक्स से क्वेश्चन है आपका। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंडर्स को, ऑप्शन बी एलेंड्रो वोल्टा को, ऑप्शन सी है फैराडे को, और ऑप्शन डी है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल को। तो दोस्तों आपके यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो, और जिसमें आपको सूटेबली आंसर आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। तो बात करें कि अगर विद्युत के जनक के बारे में पूछा तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये माइकल फैराड को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बात करें कि एलेक्जेंडर जो ग्राहम बेल हैं ये किस चीज़ के खोज करता है? इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, यानी विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो तटीय सीमा है यानी जो कोस्टल रीजन है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब इसका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गुजरात। ध्यान रखिएगा कि जो सबसे लंबी कोस्टल लाइन है ये आपकी गुजरात से लगती है। दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि इंडिया का मैप है और जो समुद्री पार्ट हो जाता है यहाँ पे जहाँ से समुद्र जा करके लगता है उसको हम कोस्टल रीजन कहते हैं, ठीक है। किनारे वाले पार्ट को हम कोस्टल रीजन कहेंगे। तो गुजरात दोस्तों आपका यहाँ पर लोकेटेड है और सबसे जो ज़्यादा कोस्टल लाइन है ये गुजरात से लगती है, ध्यान रखिएगा। बात करें कि बाकी सारे जो स्टेट हैं जैसे कि केरला हो गए, तो केरला की कैपिटल कहाँ पे है? राजधानी भी दोस्तों अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो कैपिटल कहाँ पे है केरला की? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। गुजरात की बता दूं मैं तो गुजरात की दोस्तों आपकी गांधीनगर है। तमिलनाडु की कहाँ पे है? तो तमिलनाडु की आपकी चेन्नई है। और महाराष्ट्र की कहाँ पे है? तो आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र की जो मुंबई है ये कैपिटल है। लेकिन आप मुझे बताओगे कि केरल की कैपिटल कहाँ पे है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक विशेष देश यानी एक स्पेशल कंट्री, ठीक है, जहाँ पे 35 मिलियन जो लोग हैं वो गुफाओं में रहते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यानी इंडिया का वर्ल्ड का एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि 35 मिलियन जो लोग हैं अभी भी कैव यानी गुफा में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है आपका अफ्रीका, ऑप्शन सी है आपका जर्मनी और ऑप्शन डी है आपका चीन। तो दोस्तों का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चीन।
जो चीन है इसके अभी फ़िलहाल 35 मिलियन जो लोग हैं ये गुफाओं में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी अमेजिंग फैक्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है, आप इसी को सर्च कर लेना, ठीक है। 35 मिलियन पीपल अभी ऐसे हैं जो कि इग्लू वगैरह, क्योंकि जो ठंडा रीजन है वहाँ पे इग्लू वगैरह में, या फिर ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे कि गुफा बना करके रहते हैं। बात करें कि चीन की जो कैपिटल है वो कहाँ पे हो जाएगी, तो दोस्तों चीन की जो कैपिटल है ये बीजिंग हो जाएगी। और चीन की जो क्या मैं बात करूँ कि इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, तो ये आपके नागलट्रम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, नागलट्रम या फिर रिम्बिंग, ये भी आपकी चीन की करेंसी हो जाएगी। बात करें दोस्तों कि अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका को एक स्पेशल पॉइंट है जो कि अफ्रीका को जाना जाता है, जिसको कि हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डार्क कॉन्टिनेंट यानी काला महादेश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, काला महादेश, ठीक है, महाद्वीप। इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि केरल का सबसे अधिक आबादी वाला निगम कौन सा। आपके दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एर्नाकुलम, ऑप्शन बी है आपका त्रिशूर, ऑप्शन सी है आपका तिरुवनंतपुरम और ऑप्शन डी है आपका कोचीन। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉरपोरेशन ऑफ केरला, यानी केरला का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉपुलेटेड एरिया है वो केरला का कौन सा है। दोस्तों ये जो आपके क्वेश्चन देख रहे हो ये आपके 2011 जो जनगणना हुई थी उसी के बेसिस पे इस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उस टाइम का ये करेंट अफेयर्स था। तो आपका दोस्तों जो त्रिशूर है ये फेमस है इसी के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे अधिक जो आबादी है ये केरला की बिलोंग करती है आपके त्रिशूर में। बात करें दोस्तों, मैंने पिछली बार पूछा था आपके पीछे वाले क्वेश्चन में कि कैपिटल कहाँ पे है आपकी केरला की, तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी तिरुवनंतपुरम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारत में डाक टिकटों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, यानी डाक टिकट जो है द पोस्टेज स्टाम्प वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई, यानी भारत में डाक टिकट जो है वो किसके द्वारा शुरू किए गए थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्की। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान ले, जैसे इन्होंने हड़प नीति शुरू की थी। हड़प नीति, हड़प नीति दोस्तों एक ऐसी प्रकार की नीति थी कि अगर मान लो किसी राजा का कोई लड़का नहीं होता था तो उसका जो क्षेत्र है उसको ऑटोमेटिकली जो ब्रिटिशर्स हैं अपने कब्जे में ले लेते थे। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करें कि जो हड़प नीति वाला प्रोसेस है इसकी स्टार्ट किसने की थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ही की थी। कब की थी, तो 1948 में की थी। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। बात करें कि लॉर्ड डलहौजी ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे, जैसे इन्होंने जो सबसे पहले है कि रेल जो है सबसे पहले किसने चलवाए थे, रेल लाइन की स्थापना किसने की थी, तो इन्होंने ही की थी। कहाँ से, तो मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की जो रेलगाड़ी है वो चली थी किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द कैरेक्टर कुरुथम्मा, ठीक है। एक कैरेक्टर मीन्स कि एक नाटक का कैरेक्टर है कुरुथम्मा, एक पुस्तक कह सकते हैं हम। इसको किसके द्वारा लिखा गया था, यानी बनाया गया था, किसने बनाया था इसको। आपके ऑप्शन है थकाजी, एस के पोट्टुकड्डड़, ऑप्शन सी है एम.टी. वासुदेव नारायण और ऑप्शन डी है ओ चंदू मेनन। दोस्तों ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा समस्या आएगी आपको, तो इसका जो सही जवाब बता देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा एम.टी. वासुदेव नायर। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, ठीक है। एक और पुस्तक कदम्बरी की रचना किसने की थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र कदम्बरी, ठीक है। और इसके बाद एक तीसरा भी पुस्तक हो जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन से, कि यमा दोस्तों एक पुस्तक है यमा, ठीक है। ये किसने लिखा था, ये वर्तमान के अभी कोई लेखक ने लिखा था, लेकिन किसने लिखा था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। वैसे यमा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, आप मुझे कदम्बरी का और अर्थशास्त्र का बताओगे। यमा मैं बता दूं कि ये आपके महादेवी वर्मा ने लिखा था। महादेवी वर्मा ने दोस्तों इसको लिखा था, किसको, यमा को। ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि बिना उंगलियों वाला लेकिन नाखून वाला जानवर कौन सा है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि द एनिमल विथआउट फिंगर बट दे हैव नेल्स, यानी एक ऐसा जानवर जिसका उंगली नहीं है लेकिन उसके नाखून होते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं बाघ, ठीक है, यानी टाइगर, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है कुत्ता। तो यानी इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसके उंगली तो नहीं है लेकिन उसका नाखून है।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले चीज़ कि आपके दोस्तों जो पेपर आएगी उसमें करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स को दोस्तों उस टाइम की ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी जो पेपर है उसका जो पूरा आपका पैटर्न डिसाइड कर देता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो बच्चा का फोकस करंट पे है, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब लोग पढ़ के जाएंगे और आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा, लेकिन जो रियल स्कोर करेगा वो करंट अफेयर्स करेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए भी दोस्तों आपको रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पे इस पे मिल जाएगी, जिसमें कि आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको कवर अप कर दिया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि क्या आपको ये क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। तो बता दो कि दोस्तों का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा हाथी। और हाथी में कौन सा हाथी? तो एशियन जो एलिफेंट होती हैं, केवल एशियन एलिफेंट उनमें ही ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 क्या कह रहा है कि खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है। यानी जब खाना को हम बॉयल करते हैं, उबालते हैं, गर्म करते हैं गैस पे, तो कौन सा जो विटामिन है इनमें से नष्ट हो जाता है। आपके ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन बी, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा मैं आपको बता दूं ये हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है जब आप खाना गर्म करते हो तो उस टाइम दोस्तों ये जो है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि आपके दो विटामिन ऐसे हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आपके बी और सी, बी और सी विटामिन को छोड़ करके बाकी जितने भी विटामिन हैं, जैसे ए हो गया, डी हो गया, ध्यान रखिएगा, ई हो गया, ये आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है। ठीक है, लेकिन बी और सी जो है ये जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं कि विटामिन सी का जो नेम है वो क्या है, विटामिन सी का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम? तो दोस्तों ये है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका नाम है। बात करें विटामिन ए का कि विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन ए का क्या नाम है? तो विटामिन ए का दोस्तों आपका जो नाम है ये है रेटिनॉल, रेटिनॉल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विटामिन बी का थाइमाइन, तो विटामिन बी में बहुत सारे हो जाएंगे विटामिन। विटामिन डी की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी का मैंने थाइमाइन बता ही दिया आपका। विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो ही गया। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14। विटामिन से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं, आप विटामिन अच्छे से पढ़ करके जाना। ठीक है, विटामिन में एक और हो जाता है आपका कि कौन से विटामिन के कारण जो है एनीमिया जो होती है, एनीमिया जो लड़कियों में होती है, ये किसके कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन बी 12 के कारण ये होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि केरल वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए थे करडी, ऑप्शन बी है पीची, ऑप्शन सी है मुंथंगा और ऑप्शन डी है मुनारी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपके हेड कांस्टेबल का पेपर है तो आपको डीपली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो केरल जो वन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों ये आपका त्रिचूर पीची में स्थापित है, ध्यान रखिएगा। बात करें कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट्स में बताओगे। चावल अनुसंधान यानी चावल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताओगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? यानी ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज द वाइसराय ऑफ इंडिया वेयर द ग्रेट मार्टायर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु हैंग्ड। मीन्स कि किसके कार्यकाल के दौरान राजगुरु भगत सिंह और आपके सुखदेव को जो है फांसी दे दी गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय में ही 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी, और उस टाइम जो थे भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये जो लॉर्ड कर्जन आप देख रहे हो, लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। बंगाल का जो विभाजन हुआ था इनके समय में हुआ था। कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 1905 में यही जो था ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में हुआ था, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है
कि एक चरवाहे के पास 34 भेड़ थी, 18 छोड़ सब मर गए तो कितनी भेड़ बची। दोस्तों ये बिल्कुल आसान सवाल है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। यानी एक चरवाहे के पास 34 भेड़ थी, ध्यान रखिएगा 34 सीप थी, लेकिन उनमें से 18 को छोड़कर बाकी सारी मर गई, तो उसके पास कितनी बची। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 34 ही बच गई, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 16। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन एक तरह से कहें तो हो जाएगा, आपको इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा आप मुझे भी बताओगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। यानी जो चांद बीबी हैं वो किस राज्य से संबंधित थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी अहमदनगर और ऑप्शन डी बरारी। तो यानी जो मुस्लिम शासक चांद बीबी थी उनका संबंध किस जगह से था। दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदनगर से था, ठीक है। गोलकुंडा का जो किला था इसमें शाह अब्दिल शाह जो थे यहाँ पे थोड़ा सा रूल करते थे, लेकिन अहमदनगर जो है यहाँ का शासक जो था ये चांद बीबी थी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि वर्तमान ग्राहकों के लिए नए असंबंधित उत्पाद या सेवाओं को जोड़ना। दोस्तों ये आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो जाएगा। यानी वर्तमान ग्राहकों के लिए नए असंबंधित उत्पाद या सेवाओं को जोड़ना क्या कहलाता है। क्षैतिज विविधीकरण, केंद्रित विविधीकरण, समूह विविधीकरण, इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन देख सकते हो, हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्गो मेट्रेट डाइवर्सिफिकेशन और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये आपका हो जाता है समूह विधिकरण, ठीक है। समूह विधिकरण हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय संघर्ष किसकी आत्मकथा है। यानी एक पुस्तक है भारतीय संघर्ष, ये किसकी आत्मकथा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। आपके क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों यही कह रहा है कि द इंडियन स्ट्रगल एक पुस्तक नाम है, एक बुक है, ठीक है। ये क्या है, एक बुक है, और इसको किसने लिखा था। ऑटोबायोग्राफी यानी किसकी है ये, सरोजनी नायडू की है, बाल गंगाधर तिलक की है, जवाहरलाल नेहरू की है या फिर सुभाष चंद्र बोस की है। तो दोस्तों आपका जो भारतीय संघर्ष है ये पुस्तक जो है इसकी रचना की थी किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ध्यान रखिएगा, यानी उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन आपसे पूछे कि माइन काम्फ यानी मेरा संघर्ष, ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेरा संघर्ष दोस्तों और भारतीय संघर्ष तो हो गया सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन जो ये मेरा संघर्ष पुस्तक है ये जो पुस्तक के ऑटोबायोग्राफी थी ये थी आपके एडोल्फ हिटलर की। यानी हिटलर की बायोग्राफी का क्या नाम था, मेरा संघर्ष, माइन काम्फ, ठीक है। और भारतीय संघर्ष किसका था, सुभाष चंद्र बोस का। इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि अष्टदिग्गज जो थे नाम से जाने जाने वाले कवियों का एक समूह किसके राज्य में रहता था, ठीक है। आपके ऑप्शन है कि ये ग्रुप ऑफ ए पोएट नोन एज अष्टदिग्गज एडोर्न द किंगडम ऑफ, यानी किसके राज्य में रहते थे। आपके ऑप्शन है हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी अलाउद्दीन हसन और ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो दोस्तों आपके जो अष्टदिग्गज है ये रहते थे आपके कृष्णदेव राय के दरबार में, जिसमें से एक आपके तेनालीराम भी थे। तेनालीराम, इनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। कृष्णदेव राय के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो थे ये आपके विजयनगर अंपायर के राजा थे, ठीक है। विजयनगर अंपायर के राजा थे ये, ठीक है। विजयनगर की बात करो तो दोस्तों ये आपके तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित था, तुंगभद्रा नदी के तट पे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि विजयनगर जो है वो किस नदी के तट पे स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है। तो अष्ट प्रधान जो थे दोस्तों, अष्टदिग्गज, ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि क्रिकेट ऑर्गेनाइटेड इन, यानी क्रिकेट की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी। यानी क्रिकेट की जो उत्पत्ति है ओरिजिनेटेड है कहाँ से हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी इंग्लैंड। यानी जो क्रिकेट था इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। दोस्तों आई होप कि जो मैं क्वेश्चन का पेपर लेकर के आया हूँ इसको सॉल्व करने में आपको मज़ा आ रहा होगा, और इस तरह के पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों कह रहा है कि आपके जो ऑप्शन देख रहे हो भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड, तो आप सबको पता है कि जो दोस्तों जो क्रिकेट की उत्पत्ति हुई थी ये आपके इंग्लैंड से हुई थी, यानी ऑप्शन डी जो है हो जाएगा
ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करें क्रिकेट के पहले मैच के बारे में कि पहला इंटरनेशनल मैच कब खेला गया था, तो दोस्तों 1976 में पहला मैच खेला गया था। किसके बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में और आपके इंग्लैंड के बीच में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि उस केरल वासी का नाम बताइए जिसने संयुक्त राष्ट्र में एक महान भाषण दिया था। दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि इसमें केरल से जुड़े हुए सवाल क्यों आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपके जो CISF का जो पेपर होता है ये ऑफलाइन पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन पेपर होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए OMR सीट पे, और ओल्ड पेपर है तो ये पूरी तरह से ऑफलाइन पेपर था। तो काफ़ी संघर्ष के बाद दोस्तों ये पेपर मिल पाया है, प्रिपेयर किया गया है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों जो CISF का ऑफलाइन पेपर था तो ये आपके रीजन वाइज होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपके बिहार वगैरह का, उत्तर प्रदेश वगैरह का पेपर जो है काफ़ी अलग अलग उन्हीं के राज्य में सेंटर्स पे होते हैं। तो जो क्वेश्चन सेट होते हैं वहाँ के लोकल जो ऑफिसर्स हैं वही करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके साउदर्न पार्ट का पेपर हो गया, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा केरल से और जो साउदर्न पार्ट है उससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं हम और आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके जगह पे। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कि यूएन में भाषण देने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय महिला कौन थी, उनका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों जो यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में भाषण देने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी, ध्यान रखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित यानी यूएन में यानी संयुक्त राष्ट्र महासंघ में भाषण देने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि कोयंगलूर कवि कुंटीजन, दोस्तों ये भी आपका वो पुराना ही हो जाएगा यानी केरल से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके जगह पे एक और क्वेश्चन आपको नया दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या देते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपकी एक पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज, ये किसने लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था। आपके ऑप्शन में बता दूं, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में से आपको बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 की जगह पे मैं इसको लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि कौन सी मोहनलाल फिल्म स्वतंत्रता संग्राम पे मीन्स की आधारित थी। तो दोस्तों मोहनलाल जो थे ये एक डायरेक्टर थे। जिस तरह से आप देखते हो कि अभी जो डायरेक्टर हैं उनकी मूवी जैसे करण जौहर की कौन सी फिल्म जो स्वतंत्रता पर आधारित थी, तो ठीक इसी तरह से मोहनलाल की ऐसी कौन सी फिल्म थी जो स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित थी। तो मूवी से भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी एंशिएंट पेपर है, पुराना पेपर है। तो आपके इस क्वेश्चन के स्थान पर आपको बता दूँ कि एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ मैं कि फिलहाल में जो ऑस्कर है, ध्यान रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वर्तमान में ऑस्कर किस मूवी को दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि वर्तमान में जो ऑस्कर है वो किस मूवी को दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ऑस्कर से क्वेश्चन दोस्तों आपके आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन यानी इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। ध्यान रखिएगा, आप मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ये विश्व व्यापारिक संगठन है जो कि बाकी सारे देशों को ग्लोबलाइजेशन में मदद करता है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है कि जैसे ये स्पेशली व्यापार के लिए बनाया गया है। यानी अगर मान लो कि इंडिया से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हो, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अगर आपका मन है कि चलो भाई मैं ट्रैवल करके यहाँ पे व्यापार करूँगा, ठीक है, तो हो सकता है कि ये देश आपको मना कर दे। यहाँ पे गए तो आपको सिक्योरिटी में यानी आप चले तो गए अपना शिप लेकर के, लेकिन अगला देश के कुछ लोग थे जो आपको लूट लिए वहाँ पे। तो इस चीज़ से बचने के लिए सभी देश ने मिल करके एक आपके WTO का निर्माण किया, WTO का, जो कि आपको इन सारे व्यापार वाले जो चीज़ हैं उन पे कंट्रोल करता है। तो WTO की स्थापना कब की गई थी तो दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों आपकी होती है 1995 में यानी 1995 में, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा इसका, कि जो आपके WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन दोस्तों बता दूँ, ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है आपका 1950
ऑप्शन सी है आपका 1956 और ऑप्शन डी है आपका 1946। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपको मैंने दिया हो, पूछा हूँ आपकी WHO की स्थापना जो है ये कब हुई थी। आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में गूगल से खोज कर दो, कहीं से दो, इसका जवाब आप ज़रूर देना। तो आई होप दोस्तों कि आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।